नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी में। मेरा नाम है विजेंद्र वर्मा एंड आई एम द डायरेक्टर फाउंडर ऑफ द विधि जुडिशियल एकेडमी। We provide coaching for the judicial services exams, and through this video we are trying to reach out to you to provide you full professional exam oriented coaching for the judicial services, and that is free of cost. इन क्लासेस में जो वीडियोस हम आपको प्रोवाइड करेंगे, वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू द एंटायर फाउंडेशन कोर्स इंक्लूडिंग ऑल द बुक्स, इंक्लूडिंग all the details whether it is required for the prelims or mains or for the guidance for the interview. मीन्स इन वीडियोस को आपने सिर्फ इतना करना है, सीक्वेंस में देखना है, प्लेलिस्ट को अच्छी तरीके से देखना है। सब्जेक्ट वाइज मिल जाएंगे आपको, सीपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट, बीएनएस, बीएनएसएस, इन सब की प्लेलिस्ट आपको सीक्वेंस में मिलेगी। इन प्लेलिस्ट को देख करके आपने यू हैव टू टेक द कोचिंग फ्रॉम द स्क्रैच। फर्स्ट वीडियो से लेके लास्ट वीडियो तक आपने करना है। उन्हीं वीडियोस में आपको गाइड किया गया है कि किस तरीके से आप किसी को कोई सा पर्टिकुलर प्रोविजन, सेक्शन, सब सेक्शन उसको प्रीलिम्स के लिए पढ़ना है क्या, मेंस के लिए पढ़ना है क्या, और उसके किस तरीके से नोट्स करने चाहिए, कैसे आपको रिवीजन करना चाहिए। इन्हीं वीडियोस में डिटेल में गाइडेंस आपको मिलेगी। तो प्लीज आपसे ये रिक्वेस्ट है, आप ये ना समझें कि यूट्यूब में फ्री में दिया गया है तो फिर ऐसे ही होगा। ये वो प्रोफेशनल कोर्स है जिसके लिए हम लोग अच्छी खासी हाई फीस लेते आए हैं स्टूडेंट से, लेकिन एक टाइम आता है इंसान को समाज के लिए भी करना चाहिए, और उसी इंटेंशन के साथ में वी आर प्रोवाइडिंग यू द एंटायर कोर्स फ्री थ्रू द यूट्यूब चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी। तो प्लीज हर वीडियो की जो थंबनेल है उसको देख करके आपको आइडिया लग जाएगा कि इसका सब्जेक्ट क्या होने वाला है। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनको एक लेक्चर में कवर नहीं किया सकता, तो उसमें लेक्चर नंबर 1, 2, 3 सीक्वेंस से मिलेगा। प्लीज उस तरीके से देख लीजिएगा, और नोट्स आपको अपडेटेड मिलेंगे, उसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। नोट्स का जो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। एंड थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। नाउ आई कम टू द नेक्स्ट, दिस इज द सी पॉइंट, पावर टू ऑर्डर द अटैचमेंट ऑफ अ डिक्री। ये पावर भी है। सो दीज आर द 3 पावर्स। डिक्री को अटैच, डिक्री को ही कुर्क करने की पावर है। सो दीज आर द 3 पावर्स। तो क्वेश्चन कैसे आएगा, लिख लीजिए फटाफट। द कोर्ट टू विच डिक्री इज सेंट, द कोर्ट टू विच डिक्री इज सेंट फॉर एग्जीक्यूशन हैज द पावर्स। वो न्यायालय जिसको डिक्री निष्पादन के लिए भेजी गई है उसके पास निम्नलिखित शक्तियां होंगी। हैज द फॉलोइंग पावर्स, नंबर ए, बी एंड सी। अब ये यहां पर लिखा होगा, जो यहां पर ए और बी पॉइंट्स, ए बी सी पॉइंट्स लिखे हैं, ये तीनों ही ऑप्शंस होंगे, और डी ऑप्शन होगा ऑल ऑफ द अबव। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑल ऑफ द अबव। तो ये पूरी स्कीम समझ में आ गई आप लोगों को, नहीं बताइए। दिस इज 42 क्लॉज 2। अनुष्का मैडम ने कहा वंस मोर, इन्होंने शायद ऐड देख रखा है। अब मैं उदाहरण देकर समझाता हूं आपको है क्या मामला। चलिए मैं समझाता हूं। अनुष्का मैडम का पता नहीं मैरिटल स्टेटस, मुझे पता नहीं है, सब लोग बड़े ही हो चुके हैं, मान लीजिए अनमैरिड है ये, है ना। सो इनका रिश्ता तय हुआ, अनुष्का मैडम का रिश्ता तय हुआ, और उसमें दहेज की भी और बाकी सारी बातें तय हो गई। उसमें ये बात तय हो गई कि भाई शादी बहुत बढ़िया तरीके से होगी, वैसे ही शादी होगी जैसे कि इनकी बड़ी बहन की हुई थी। बात समझ में आ गई आपको। नाउ ये रिलेट कर दिया कि छोटी बहन की शादी भी वैसे ही होगी जैसे कि बड़ी बहन की होगी। तो ये तो हो गया भाई हमारा क्लॉज 42 क्लॉज 1। सेम पावर्स जो कोर्ट C1 की थी वही पावर C2 की होंगी। C2 कौन सी है, जो न्यायालय जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसकी पावर्स को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। दिस इज द कोर्ट टू विच डिक्री सेंट फॉर द एग्जीक्यूशन। ये वो न्यायालय है जिसके पास डिक्री को भेजा गया है निष्पादन के लिए। तो एक जनरल बात होगी, बड़ी बहन की ही तरह शादी होगी। अब थोड़ा स्मार्ट हो जाइए। अब आ गए हम नेक्स्ट पर, 42 क्लॉज 2 पर आ गए। कह रहे हैं जो बात कह दी वो तो सही है, सब बड़ी बहन की तरह ही शादी हो गई, लेकिन ए बी सी को स्पष्ट कर लेते हैं अच्छी तरीके से। ये ए भी होगा, बी भी होगा और सी भी होगा, समझे। यानी कि पावर्स कौन कौन सी होंगी कि भाई साहब ए पावर में क्या आएगा, पावर टू सेंड द डिक्री फॉर एग्जीक्यूशन भी होगी। बी में क्या आएगा, पावर टू एग्जीक्यूट डिक्री अगेंस्ट लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी होगी।
और तीसरी पावर क्या होगी, पावर टू ऑर्डर द अटैचमेंट ऑफ डिक्री भी होगी। तो साहब जनरल बात तो है ही है, बड़ी बहन की तरह शादी तो होगी, लेकिन देखो बैंड बाजा भी वही होगा और फूल वाला भी वही होगा और पंडित जी भी वही होंगे। इन बातों को अलग से लिख लीजिए, ये बात हमने कह दी 42 क्लॉज 2 में। अब मुझे बताइए बात समझ में आई या नहीं आई। चलिए ये पॉइंट समझ में आ गया आपको। अब आया व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट ऑफ डिक्री, इनका भी समझ लीजिए। चलिए साहब, हालांकि बात अभी आगे आती, ये कह रहे हैं कि अटैच ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट ऑफ डिक्री क्या है। ये ऑर्डर की, ये क्वेश्चन है रति कौशिक मैडम का। रति कौशिक मैडम ने लोन ले रखा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से, ठीक है। नौ इन्होंने लोन ले रखा है 10 लाख का, और नाउ शी इज नॉट रिपेइंग। ए डिक्री हैज बीन पास अगेंस्ट हर कि आप इनको लुटाइए। ये अब भी नहीं लुटा रही हैं, तो अब क्या हो रहा है, इनकी सारी प्रॉपर्टी का अटैचमेंट हो रहा है, कुड़की हो रही है। समझे कि साहब घर में क्या क्या है, ठीक है जी, ये गहने हैं, ये हैं, टीवी लाओ, ये लाओ, ऐसे सबको कुड़ करो, फटाफट खाली करो घर। अब क्वेश्चन आया कि अभी भी 5 लाख रुपए निकल रहे हैं, बस 5 लाख कैसे निकलेंगे, कि इनके एक डिक्री पास, इनके फेवर में एक डिक्री है जिसके अनुपालन में इनको 5 लाख रुपए मिलेंगे। क्या रति मैडम ने कोई केस किया था किसी बी आदमी के खिलाफ, और वो केस वो जीत चुकी हैं रति मैडम, और उस केस में इनको 5 लाख रुपीस भी मिलेंगे। तो उन 5 लाख को जो डिक्री क्यों मिलेंगे, एक डिक्री के बेस पे करेंगे, तो वो डिक्री भी कुर्क कर लो, ताकि जो उस 5 लाख को रिकवर करने का अधिकार है एसबीआई को आ जाएगा। तो उसे अगर इनकी डिक्री को कुर्क किया जाता है, अटैच किया जाता है, तो उसको बोलेंगे हम ऑर्डर अटैचमेंट ऑफ डिक्री। तो वो डिक्री भी अटैच हो सकती है, तो ये शक्ति भी, ये पावर भी कोर्ट के पास होगी। समझे नहीं? अब बताइए, नाउ कम टू 42 क्लॉज 3। ए कोर्ट पासिंग एन ऑर्डर इन द एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन 2। ओहो हो, क्या मतलब हुआ, ये वाली बात, शैल सेंड ए कॉपी देयर ऑफ टू द कोर्ट विच पास द डिक्री। अब फिर समझिए इसको, ए कोर्ट पासिंग एन ऑर्डर अंडर सबसेक्शन 2, ऐसे समझिए। सबसेक्शन 2 में जो पावर्स दे रखी हैं, यानी कि दूसरी कोर्ट को ट्रांसफर करने की, लीगल रिप्रेजेंटेटिव के विरुद्ध डिक्री को एग्जीक्यूट करने की, या डिक्री को अटैच करने की, ये 3 पावर दे रखी है सबसेक्शन 2 में। अगर इफ द कोर्ट C2 इज एक्सरसाइजिंग दीज पावर्स, अगर ये जो कोर्ट है C2 कोर्ट है, इफ दिस कोर्ट इज एक्सरसाइजिंग एनी ऑफ दोज पावर्स, then it's the duty of this court that it will send to court C1 एक कॉपी thereof, उस ऑर्डर की एक कॉपी उस कोर्ट को भेजेगी, यानी कि C1 को। C1 कौन सी कोर्ट है, विच पास्ड द डिक्री, जिसने वो डिक्री पास की है, सो दैट उसको इंटीमेशन हो सके कि आपने मुझे डिक्री भेजी थी। सी कोर्ट बताएगी कि यू हैव सेंट ए डिक्री टू मी फॉर एग्जीक्यूशन एंड in the exercise of powers under subsection 2 of 42. Fine. This court has passed the order of attachment, or this court has sent the decree to Nainital court or some other court, or this court has passed an order against of execution against the legal representative as the judgment debtor has died. तो जो एबीसी की पावर्स को अगर एक्सरसाइज करेगी, जो हमने डिस्कस किया था अभी ए और बी सी, अगर उन पावर्स को कोर्ट एक्सरसाइज करती है तो इसके बारे में सूचना देनी पड़ेगी। सूचना किसको देंगे, उस कोर्ट को देंगे जिस कोर्ट ने उस डिक्री को पास किया था। तो बोलो ये समझ में आया नहीं आया? देखिए, अगर नहीं आया है तो इस तरीके से रिवाइज कराता हूं आपको मैं। ये देखिए, ऐसे ऐसे पढ़िए आप प्लीज गो टू द स्क्रीन, सी दिस। shall send a copy thereof, एक कॉपी भेजेगी, ऐसे समझिए। shall send a copy thereof, एक कॉपी भेजी जाएगी। कौन भेजेगा, वो कोर्ट, द कोर्ट पासिंग एन ऑर्डर अंडर सबसेक्शन 2, जो कोर्ट अंडर सबसेक्शन 2 में
एक ऑर्डर पास कर रही है, यानी कि हमारे एग्जांपल में कोड C2, वो कोड एक कॉपी भेजेगी किसकी, उस ऑर्डर की जो उसने ऑर्डर पास किया है। किसको भेजेगी, वो भेजेगी टू द कोर्ट विच पास द डिक्री, उस न्यायालय को भेजी जाएगी उसकी कॉपी जिस न्यायालय ने उस डिक्री को पारित किया था, जिसने उसको पास किया था। तो सही है। एक C1 ने भेजा, कोर्ट C1 कोर्ट ने भेजी C2 को डिक्री, एंड C2 ने ऑर्डर पास किया 42 क्लॉज 2 में A, B या C, एंड देन इन ऑर्डर्स की कॉपी भेजी जाएगी कोर्ट C1 को। तो आई बिलीव कि अब आपको बिल्कुल समझ में नहीं आया होगा, यह समझ में आ चुका। सो दिस इज 42 क्लॉज 3, आई बिलीव कि आया होगा। एंड नाउ आई कम टू, एज्यूमिंग कि आपको आया होगा, हम आगे बढ़ते हैं। एंड दिस इज क्लॉज 4, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स, मार्क लीजिए, मेरे वर्ड्स आएगा ही आएगा क्वेश्चन यहां से। दिस इज क्लॉज 4, नथिंग इन दिस सेक्शन, नथिंग इन दिस सेक्शन मीन्स सेक्शन 42, क्लॉज 1, क्लॉज 2, नथिंग इन दिस सेक्शन, क्लॉज 3 भी कह सकते हैं। चलिए, क्लॉज 1, क्लॉज 2, क्लॉज 3, इन तीनों में नथिंग इन दिस सेक्शन, यानी कि धारा 42 की क्लॉज 1 हो, 2 हो या 3 हो, इनमें कुछ भी, कोई भी, shall be deemed to confer on the courts to which a decree sent for execution any of the following powers। देखिए, अब अनुष्का मैडम की बात चल रही थी शादी की, क्या बात हुई थी कि साहब शादी वैसे ही होगी जैसे बड़ी बहन की हुई थी, लेकिन लिख लो ABC ये पावर्स होंगी, पंडित वही होगा, टेंट वही होगा, वही डेकोरेशन वाला होगा। पास हो गई। तो ये बात किसने कही, लड़के वालों ने कही। अब लड़की वालों का नंबर आया कि हमारी तरफ से भी कुछ लिख लो, ये नहीं होगा, समझे, हम ये काम नहीं करेंगे। आपने ABC बता दिया ना, ABC लिखवा लिए कि ये होगा, तो भाई साहब कुछ वो भी लिख लो जो नहीं होगा। तो क्लॉज 2 में डील किया गया, द पावर्स स्पेसिफिकली क्लियर कर दी गई, दिस कोर्ट शैल हैव द फॉलोइंग पावर्स, बट क्लॉज 4 सेज कि दिस कोर्ट बिकॉज ऑफ द अबव, जो ऊपर लिखा गया है सब कुछ ऐसे ही होगा जैसे बड़ी बहन की शादी में हुआ है, ऐसा कहने की वजह से कम नीचे वाली पावर्स नहीं मिलेंगी। इट शैल नॉट हैव द फॉलोइंग पावर्स, नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू कन्फर फॉलोइंग पावर्स। निम्नलिखित जो ऊपर की बातें कही गई हैं सेक्शन में, इस धारा में कोई भी बात ऐसी कोर्ट को निम्नलिखित शक्तियां प्रदान नहीं करेगी। तो वो शक्तियां तुम पढ़ेंगे। ये सेटिंग समझ में आई नहीं आई सेक्शन की, बताइए मुझे पहले, बस इतना ही समझाइए मुझे, ये आया नहीं आया। ये सिर्फ इतनी बात है कि सेक्शन सब क्लॉज 4 इज सेइंग व्हाट, फॉलोइंग पावर्स नहीं होनी चाहिए, निम्नलिखित पावर्स नहीं होंगी। सही है। नथिंग इन दिस सेक्शन मींस सेक्शन 42 की क्लॉज 1 में, क्लॉज 2 में, क्लॉज 3 में, नथिंग इन दिस सेक्शन 42 क्लॉज 1, क्लॉज 2, क्लॉज 3 शैल बी डीम्ड टू कन्फर ऑन द कोर्ट्स टू विच डिक्री इज सेंट फॉर एग्जीक्यूशन। जिस कोर्ट को एग्जीक्यूशन के लिए डिक्री भेजी गई है, जिस कोर्ट को एग्जीक्यूशन डिक्री भेजी गई है, उस कोर्ट को निम्नलिखित शक्तियां नहीं होंगी। कौन कौन सी शक्तियां नहीं होंगी वो रट लेना है आप लोगों ने, क्वेश्चन प्रीलिम्स का बन गया आपका। नंबर 1, पावर टू ऑर्डर एग्जीक्यूशन, पावर टू ऑर्डर एग्जीक्यूशन एट द इंस्टेंस ऑफ द ट्रांसफरी ऑफ द डिक्री। इट इज द ट्रांसफरी ऑफ द डिक्री। अब ये क्या बवाल आ गया, पावर टू ऑर्डर एग्जीक्यूशन एट द इंस्टेंस ऑफ द ट्रांसफरी ऑफ डिक्री। डिक्री का ट्रांसफरी यानी कि जिसको डिक्री ट्रांसफर की गई है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब समझ लीजिए, देखिए पढ़िए जरा सीधे। ट्रांसफरी ऑफ डिक्री को समझते हैं पहले। देयर वाज ए सूट बिटवीन A एंड B
and a decree was passed in his favor in A, and he will be called decree holder. Fine. Now this decree, A transferred the right of decree holder, decree to C. Fine. Now under this decree, a court has said that A can recover from B that amount. Now A said मेरे बस का नहीं है भाई, अब मैंने कोर्ट का ऑर्डर करा दिया, now मुझे रिकवरी करनी है B से 5 लाख की, C तुम रिकवरी करते रहना, मुझे 4 लाख रुपए दे दो बस आप। तो नाउ, या और भी सिचुएशन हो सकती हैं, बहुत सारी सिचुएशन हो सकती हैं। सो नाउ दिस डिक्री हैज बीन ट्रांसफर्ड टू सी, ये डिक्री ट्रांसफर हो गई है सी को, बिकॉज सी डिक्री द प्रॉपर्टी ऑफ ए। तो नाउ सी विल बी कॉल्ड ट्रांसफरी ऑफ द डिक्री। डिक्री का ट्रांसफरी कौन हुआ? सी हो गया। वाई ही इज कॉल्ड ट्रांसफरी? बिकॉज द डिक्री हैज बीन ट्रांसफर्ड टू द डिक्री। नाउ इफ दिस सी wants files an application for C2, तो C2 में नहीं आ सकता ये। C2 के पास इसके इंस्टेंस पे कि भैया ए को लाओ, जिस जो डिक्री होल्डर है हम तो उसी के कहने पे करेंगे, आप कौन खामोखा कि आई एम ट्रांसफरी ऑफ डिक्री। इफ यू आर द ट्रांसफरी ऑफ डिक्री, तो हमारे हाथ बंधे हुए हैं 42 क्लॉज 4 की ए सबसेक्शन से। ये क्या कहता है कि ये वाली पावर टू एग्जीक्यूशन एट द इंस्टेंस ऑफ ट्रांसफरी ऑफ डिक्री हमारे पास नहीं होगी। एंड यहीं से क्वेश्चन प्लेन्स में आएगा कि क्या ये पावर है, ये पावर नहीं होगी। ये पावर किसके पास होगी? C1 के पास है, C1 के पास है, बट C2 के पास ये पावर नहीं होगी। C2 कौन सी पावर कोड है? जिस कोड को डिक्री ट्रांसफर की गई है एग्जीक्यूशन के लिए। अब बताइए बात समझ में आई है? ये देयर इज अ डिक्री पास इन फेवर ऑफ अदिति। अदिति के फेवर में एक डिक्री पास हो गई, सही है। नो व्हाट इज द डिक्री? डिक्री इज दैट इट हैज बीन डिक्लेयर्ड दैट ए प्रॉपर्टी, दैट इज ए हाउस, दिस इज द हाउस, belongs to her now, belongs to अदिति। अदिति की प्रॉपर्टी है ये, दिस इज द डिक्री ऑफ द कोर्ट। नाउ अदिति सोल्ड दिस डिक्री टू बी, किसी व्यक्ति बी को उन्होंने कहा कि भाई आई हैव द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, नाउ आई एम सेलिंग इट फॉर दिस। नाउ व्हाट यू आर सेइंग, यू आर ट्रांसफरिंग द डिक्री। आपने उस डिक्री को ट्रांसफर कर दिया किसी व्यक्ति को, बी को। नाउ बी को राइट मिल गया एग्जीक्यूशन करवाने का, कि नाउ बी कैन अप्रोच द कोर्ट फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस डिक्री। तो इस व्यक्ति को हम बोलेंगे ट्रांसफरी ऑफ डिक्री। जिस व्यक्ति को, वो जैसे प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है ट्रांसफरी कहलाता है, ऐसे ये डिक्री ट्रांसफर हुई है तो ट्रांसफरी ऑफ डिक्री कहलाएंगे। सिंपल सी बात है। And now come to the B point. B point is, what is this? Please see this. In case of a decree passed against a firm. ये डिक्री कौन सी है? डिक्री इज passed against a firm, यानी कि पार्टनरशिप फर्म। दिस डिक्री हैज बीन passed against a firm। उसमें क्या होगा? Power to grant leave to execute such decree against any person other than such a person as is referred to in clause A or clause C, B or C of sub rule 1 of rule 50 of order 21. This is the direct language मैंने पढ़ी है आपके लिए। अब मैं समझाता हूं है क्या। देखिए इसको समझिए पहले। ऑर्डर 50 रूल 21, ऑर्डर 21 रूल 50। ऑर्डर 50 रूल 21 ये क्या कहता है? ये कहता है कि ये उस डिक्री के ये कहता है कि अगर किसी फर्म के विरुद्ध, पार्टनरशिप फर्म है कोई, पार्टनरशिप फर्म के विरुद्ध अगर कोई डिक्री पास हो गई है तो उसको एग्जीक्यूट कैसे कराया जाएगा?
प्रॉपर्टी कहता है कि प्रॉपर्टी है अगर पार्टनरशिप फर्म की, उसके विरुद्ध एग्जीक्यूट कर सकते हैं। या फिर ऐसे व्यक्ति जो पार्टनर्स हैं, ऑन रिकॉर्ड है, जिन्होंने एडमिट किया है हम पार्टनर हैं, या उन्होंने बी और सी में कैटेगरी बना रखी है, वो डिटेल में हमने नहीं जाना है, बेसिकली मानी चलिए जिनको हम पार्टनर कह सकते हैं, है ना, तो उनके विरुद्ध इस डिक्री को एग्जीक्यूट किया जा सकता है। तो बी और सी में बेसिकली वो व्यक्ति हैं जो विच आर ऑन रिकॉर्ड एक्सप्रेसली और बाय इम्प्लीकेशन पार्टनर्स इन द फर्म। तो डिक्री किसके विरुद्ध एग्जीक्यूट होनी है? फर्म के विरुद्ध होनी है। तो जाहिर बात है लायबिलिटी किसकी आएगी? पार्टनर्स की आएगी, डायरेक्टली आ गई। कह रहे अगर उनसे अलग कोई व्यक्ति है, यानी कि बी और सी में जो व्यक्ति नामित किए गए हैं, लिखे गए हैं, उनसे अलग किसी व्यक्ति के खिलाफ आप एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, एग्जीक्यूट सच डिक्री अगेंस्ट एनी पर्सन अदर देन दोज पर्संस। जो बी और सी में जिन व्यक्तियों का वर्णन किया गया है उनसे, यानी कि पार्टनर्स के, इससे अलग किसी व्यक्ति को आप कहना एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, ग्रांट लीव पावर, यू विल हैव टू सीक द परमिशन। तो कह रहे हैं कि ये जो पावर है परमिशन देने की, वो भी इस कोर्ट के पास नहीं होगी, पावर टू ग्रांट लीव। अब ऐसे समझिए, इतना मैंने ब्रेक में समझाया, अब इस तरीके से समझिए, आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। दिस इज डीलिंग विद व्हाट द डिक्री पास अगेंस्ट ए फर्म। दिस इज ए डिक्री, ये उसकी बात कर रहे हैं कि अगर कोई डिक्री किसी पार्टनरशिप फर्म के विरुद्ध पास की गई हो, नंबर 1। नाउ यू वांट टू गेट इट एग्जीक्यूट, आप उसको एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं। इस डिक्री को C1 कोर्ट से C2 में भेज दिया गया है, C1 C2 पर। नाउ यू वांट टू एग्जीक्यूट दिस डिक्री अगेंस्ट ए पर्सन, ये रहा व्यक्ति ए, इसे मान लीजिए सी, कि साहब सी आदमी के विरुद्ध ऐसे अटैच कीजिए। तो कोर्ट ये कहेगी कि ओके, तो की जो ऑर्डर ऑफ की जो ऐसी डिक्री है, डिक्री कौन सी? जो कि फर्म के विरुद्ध है, उस पर रूल अप्लाई होता है 50। कौन सा रूल? 50। ऑर्डर कौन सा? 21 का रूल 50 अप्लाई होता है। तो उन जिन रूल 50 के अनुसार तो हमसे करवा लो, जो बी और सी में वहां पे लिखे हैं, जो रूल बी और सी हैं 50 के, उनमें जो व्यक्ति लिखे हैं उनके विरुद्ध तो हम एग्जीक्यूट कर देंगे। लेकिन अगर आप जाते हैं अगेंस्ट एनी अदर पर्सन अदर देन दोज, तो हमारे पास वो पावर नहीं है कि हम उसके विरुद्ध भी जा पाए। उसके लिए फिर आपको उसी कोर्ट के पास जाना पड़ेगा जिस कोर्ट ने डिक्री पास की थी। तो दिस कोर्ट हैज नो पावर, इस कोर्ट के पास ये शक्ति नहीं है। कौन सी शक्ति नहीं है? स्पेसिफिकली राउंड कर रहा हूं, ध्यान कर लेना उसको। पावर टू ग्रांट लीव, परमिशन देने की, बेहतर है यहां देखिए आप, पावर टू ग्रांट लीव, कौन? यानी कि परमिशन देना, परमिशन देने की शक्ति किसकी? कैसी परमिशन? एग्जीक्यूट करा दो डिक्री को। किसके विरुद्ध? एक व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध जो कि बी और सी में नहीं दिया गया है। समझ में बात आई नहीं? बी और सी किसका? रूल 50। कौन से ऑर्डर का? 21 का। अब मुझे बताइए, बात समझ में आई नहीं आई? सो देखो कि एक सेक्शन है 42, इसको समझाने में 1.25 घंटा लग गया। प्लीज क्लास के बाद में 1 घंटा जरूर रिवाइज करना। ये टेक्निकल पॉइंट्स हैं, कल को फिसल जाएंगे दिमाग से, ठीक है? तो इनको रिवाइज कर लीजिएगा एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, ठीक है जी? थैंक यू वेरी मच। बहुत डिटेल में पढ़ाया गया है और बहुत टेक्निकली पढ़ाया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बस आपसे यही कहूँगा कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों से शेयर करना नहीं भूलेंगे आप लोग, लाइक भी कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा।